अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले और इसमें पीटीआई की जानिब से ममनुआ फंडिंग लिया जाना साबित होने के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर सफबंदी शुरू हो चुकी है। नून लीग और इत्तेहादी जो काफी अरसे से किसी मजबूत बयानिए की तलाश में थे, उनको अब इमरान खान और उनकी जमात को जेर करने का पावरफुल नैरेटिव मिल चुका है। हुकूमती इत्तेहाद आज सर जोड़कर बैठा, कानूनी और सियासी मुशावरत भी की गई। आज पीडीएम का इजलास हुआ और इजलास में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तफसीली गौर किया गया और आइंदा के लाहेअमल पर मुशावरत भी की है। इजलास में फैसला हुआ है कि इमरान खान को नाअहल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62 और 63 के तहत रेफरेंस दायर किया जाएगा, जिसकी मंजूरी कल वफाकी काबीना देगी। हंगामी इजलास फेडरल कैबिनेट का बुलाया गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कार्रवाई और तरीकाकार और तहरीक इंसाफ के बेनामी अकाउंट्स और क्रिमिनल केसेस से मुताल्लिक कार्रवाई का फैसला भी कल किया जाएगा। जराये के मुताबिक इमरान खान और दीगर क़यादत का नाम ईसीएल में डालने से मुताल्लिक भी काबीना फैसला लेगी। और इजलास के बाद पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि सिर्फ इमरान खान ही पूरा टब्बर मुजरिम है। साबित हो इमरान खान गैर मुल्की कठपुतली है। भाई सिर्फ इमरान खान मुजरिम नहीं है, ये पूरा टब्बर मुजरिम है कि ये पूरी पार्टी इस तमाम तर जुर्म की जिम्मेदार है। उनके मरकजी ओहदेदार हों या सूबाई ओहदेदार हों, ये सब इस जुर्म में शरीक हैं और इन सब के खिलाफ जुर्म साबित हो चुका है। तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं, अपनी हुकूमत से ये कह रही हैं, उनको मशवरा दे रही हैं फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कि इमरान खान खुद हो, डॉक्टर आरिफ अलवी हो, इनको तो फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पार्टी के ओहदे से भी और मुल्क की सदारत से भी, क्योंकि अब ये मुजरिम साबित हो चुके हैं। यानी पीडीएम और इत्तेहादी हुकूमत ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला कर लिया है। और पीडीएम इजलास के बाद वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुतनब्बे किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि किसी को भी रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कल जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल दे रखी है। बार रेड जोन के बाद जो है हमने 2 एरियाज उनको मुख्तस कर दिए हैं, वहाँ पे वो अपना एहतजाज रजिस्टर कराएँ। पुरअमन एहतजाज उनका हक है, हम बिल्कुल उनको जो है वो फैसिलिटेट। अब पीटीआई कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने जा रही है। इससे कबल वफाकी वजीर दाखिला का ये बयान कि एहतजाज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा खासा तशवीशनाक है, जिसके बाद अब लग ये रहा है कि कल इस्लामाबाद के रेड जोन में एक बार फिर 25 मई वाली तारीख दोहराई जाएगी। हुकूमत और पीटीआई आमने सामने होंगे। पीडीएम इजलास से कबल वजीर आजम को इलेक्शन कमीशन के फैसले की नकल मौसूल होने पर कानूनी टीम का इजलास भी हुआ है, जिसमें इत्तेहादी जमातों के वज़रा भी शरीक हुए। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इजलास के शुरका को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग दी, जबकि गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद पीडीएम ने पीटीआई के खिलाफ सियासी और कानूनी महाज पर सख्त फैसले लेने पर इत्तफाक करते हुए सियासी और कानूनी कमेटियां तश्कील दे दी हैं। और पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मजीद पेशरफ के लिए रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की सरबराही में एक सियासी कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। सियासी कमेटी में खुर्शीद शाह, नवीद कमर, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और एयाज सादिक शामिल है। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई के लिए वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कानूनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। और कानूनी कमेटी में आजम नज़ीर तारड़, फारूक एच नाइक, राना सनाउल्लाह और कामरान मुर्तज़ा शामिल हैं। आज पीडीएम इजलास में इस कमेटी ने अपनी सिफारिशात भी रख दी हैं और इन्हीं सिफारिशात की रोशनी में पीडीएम ने लाहेअमल वज़ा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैबिनेट का इजलास हंगामी तौर पर बुलाया है, जो इन तमाम तर फैसलों की तौसीक करेगी। कैबिनेट से तौसीक के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया जाएगा। लेकिन दरियासना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कह दिया है कि इस फैसले के बाद अगर उनको कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी एक ख़तरे का इजहार कर रहे हैं जो उनको लाहक है। वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पार्टी कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन से एक बयान जारी किया इस तमाम तर मामले के बाद। वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखता है। सबसे बड़ा तारीख का डाका साबित हो गया इमरान खान का, सबसे बड़ी तारीख की चोरी साबित हो गई, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना, जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फौरन लें। अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, खास तौर पे जो काउंटर नैरेटिव है वो क्या पेश किया जा रहा है, जरा फवाद चौधरी साहब को सुनकर।
मुलाकात हुई, पीडीएम के लीडरशिप की बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई, फिर कंक्लूजन्स हुए। सुल्तान सिकंदर राजा साहब और उनकी टीम ने ये फैसला सुनाया। और दूसरी वजह ये थी कि उनको ये जो प्रोटेस्ट है, जो कल इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, इससे उनको जो है वो परेशानी लाहक हो गई। वज़ीर कानून की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला तब्दील किया। इलेक्शन कमीशन जो है उसके खिलाफ हम अपील में भी जाएंगे, बल्कि हम तादीबी कार्रवाई के लिए भी कहेंगे। नून लीग की जो लोग ये समझते हैं कि वो 84 सीटें लेने वाली जमात ये कह रही है कि हम 155 सीटें लेने वाली पार्टी जो है उसको बैन कर देंगे। आप अपनी हैसियत के मुताबिक बात करें। 62 और 63 के मामले को लेकर इमरान खान साहब माजी में क्या कहा करते थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रख देते हैं। 62(1)(f) की तलवार इस वक्त इमरान खान साहब पे है। एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो क्योंकि वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो 12 नुकाती चार्जशीट है इमरान खान और उनकी पार्टी के खिलाफ, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला कर लिया है। कल हंगामी इजलास बुलाया गया है वफाकी काबीना का। अब आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या इनफ ग्राउंड्स मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपहोल्ड करे उस डिक्लेरेशन को जो वफाकी हुकूमत दे, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ओवरथ्रो कर दिया जाएगा ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रहा है स्पेसिफिकली? अभी तक तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर आईनी इख्तियार कोई है तो वो आर्टिकल 17 के तहत बड़ा इख्तियार ऐसा है कि जिसमें पॉलिटिकल पार्टी पे बहुत संगीन, इससे बहुत ज्यादा संगीन इल्जाम हों, साजिश के इल्जाम हों, मुल्क के खिलाफ, मुल्क की सलामती के खिलाफ इल्जाम हों कि मुल्क की सलामती को खतरे में डाला है। तो ये कि उन्होंने कुछ पैसों का इस अकाउंट में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, उसमें कर लिया है, या ये जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन ने बनाया अभी तक, मैं तो इतना कोई मुतमईन नहीं हूँ इस पर। और मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी जमातों को भी ये सोचना चाहिए कि बजाय हम खुशियाँ मना रहे हों, ये तो अगर तलवार इस किस्म की चली तो इलेक्शन कमीशन के आगे कोई सियासी जमात नहीं बचती। मैं आपको बता दूँ, एक भी सियासी जमात नहीं बचेगी अगर ये पैमाने रहे जो पैमाने इसमें आए हैं। मिसाल का तौर पे ले लें कि ये कहा जा रहा है, क्योंकि इससे नतीजा नहीं निकलता, पर कहा जा रहा है और शादियाने बजाए जा रहे हैं कि बहुत सारे फैसला कुन जो कंक्लूजन है या नताइज है वो इलेक्शन कमीशन ने अखज़ कर लिए हैं इससे, जो पीटीआई के खिलाफ है, और उन पे पीटीआई अब बच नहीं सकती। इमरान भी गिन रहे कितने साल, 34 साल 25 साल सजा होगी, उसको ये होगा, उसको वो होगा। ये ये पीएमएल नवाज के लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी है और मीडिया पे कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। बात यह है कि एक गवाह अभी उस पर जिरा नहीं हुई, एक गवाह पेश नहीं हुआ, एक गवाह पे जिरा नहीं हुई। इमरान खान नहीं पेश हुआ, उस पर जिरा नहीं हुई, उसको मौका नहीं मिला, किसी ने जिरा नहीं की, किसी ने मुस्तगीज की जानिब से किसी दस्तावेज को की तस्दीक नहीं की, आके हलफ उठा के कचहरे में खड़ा होके, कोई ट्रायल तो हुआ ही नहीं। लेकिन चौधरी साहब, वो बयान हल्फी जो इमरान खान साहब ने साइंड अपने पार्टी लेटर हेड के ऊपर सबमिट कराया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और जिसको देखते हुए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जजमेंट दी है, तो उसके आखिरी सफ़े पर आर्टिकल 17 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया गया है। अगर ये मिस डिक्लेरेशन है और वो जो अंडर साइन जो खान साहब के सिग्नेचर्स के साथ गया था, अगर वो मिस डिक्लेरेशन हुई है, तो डोंट यू थिंक कि इसके ऊपर 62(f)(1) का इतलाक होता है, या 62-63 के तहत ये सर्टन करना कि खान साहब आप सादिक और अमीन रह रहे, ये होता है, प्रिंसिपली अप्लाई होता है? पहली तो बात ये है कि आप किसी मुल्ज़िम को इल्ज़ाम लगा के उसके सुने बगैर, उसको खुद कंफ्रंट किए बगैर कि उसके खिलाफ ये दस्तावेज है,
कौन से कानून के तहत आप उसको सजा दे सकते हैं, या सजा याफ्ता या सजाबाद गिरदान सकते हैं? जब तक उसकी हेयरिंग ना हो, उसको मौका ना मिले, किसी ने किया यूं कि किसी ने ये तलब किया इलेक्शन कमीशन ने इस खास वजह से, इस खास मामले के लिए, इस खास पर्पस के लिए, मकसद के लिए किसी ने नहीं बुलाया, कोई और नहीं आया जिसने आके वेरीफाई किया हो, कि तस्दीक की हो उस डॉक्यूमेंट की, और उसने हल्फिया किया हो और उसकी जिरा हुई। लेकिन जॉय साहब, उनके बिहाफ पर उनके लॉयर और उनके पार्टी के लीडर तो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश होते रहे। नहीं, उनके बिहाफ पे किसी को सजा मुझे देनी है और मेरे बिहाफ पे कोई पेश हो रहा है, उसकी जिराहत कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये उनके बिहाफ पे हो गया। बिहाफ पे क्रिमिनल लॉ में कुछ नहीं होता, सिविल लॉ में हो जाता है। ये आप ज़ाब्ता दीवानी के जो असूल है वो लगा रहे हैं, ज़ाब्ता फौजदारी के जो मुकदमा और सजा है बनती, ये कहाँ से हुआ? मुझे नहीं ये समझ आ रही है किस तरह ये बन सकता है। और ये जो नॉमिनेशन फॉर्म होती है वो तो एक बाकायदा एफिडेविट होता है और उसमें ऑन ओथ होता है सब कुछ, और ये बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वगैरह नहीं होता जो नॉमिनेशन फॉर्म जिसके तहत नवाज शरीफ को उसका पैरेलल लिया गया, नवाज शरीफ को सजा हुई या फैसल बाजवा को सजा हुई, वो तो नॉमिनेशन पेपर में उन्होंने गलत बयानी की। ये तो एक सर्टिफिकेट है जो दिया है, उससे उसकी क्या सजा हो जाती है ये भी देखिए जॉय साहब, ये अब इलेक्शन कमीशन ने तो नाअहली का फैसला नहीं सुनाया, उन्होंने तो सिफारिश की है वफाकी हुकूमत से, और वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट अगर इसके ऊपर कोई हियरिंग करेगा या टेकअप करेगा तो फिर खान साहब को भी बुलाना पड़ेगा, वो जाएंगे और जवाब सुप्रीम कोर्ट में देंगे? फिर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट के साथ 4 और जज भी लगा दें, बिठा दें चाहे, उनका इख्तियार नहीं है किसी तरह भी कोई ट्रायल करने का। ये ट्रायल कोर्ट नहीं होता सुप्रीम कोर्ट। बात वाई ऐसे आर्टिकल 17 के तहत अगर इस पार्टी के खिलाफ, जितना NAP के खिलाफ गद्दारी का इल्जाम लगा के और पूरी शहादत के। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के धड़न तख्ते का फैसला कर लिया है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी? राना सनाउल्लाह साहब तो ये कह रहे हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर भी चढ़ाई की गुंजाइश नहीं देंगे और रेड जोन में भी दाखिले की इजाजत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद हर तरफ से शिकंजा सख्त करने का फैसला कर लिया है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धड़न तख्ता होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर फिर भी मेरे अरमा ही कम निकले। मैं ये समझता हूँ कि ये आल पाकिस्तान यूथ एसोसिएशन और ये 13 पार्टियों का मिक्स अचार, ये तो पिछले 6 साल से इनकी ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाए, सुनिए हो या गलियाँ में मिर्ज़ा यार नचे। लेकिन वो अकेला लीडर है, अकेला हीरो है, अकेला कप्तान है, उसने सारों को आगे लगाया हुआ है, सारों की सियासत का धड़न तख्ता किया हुआ है, बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो ये आखिरी ख्वाहिश इनकी, ये भी अल्लाह पाक के करम से इंशाल्लाह पूरी नहीं होगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब कोई मर्द हो या औरत हो अपने इलाके में मोहल्ले में बदलाव हो तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मोहल्ले के अंदर कोई भी नेक नाम आदमी वो नेक नाम ना रहे। उसकी पूरी कोशिश होती है कि नेक नाम घरानों के ऊपर, नेक नाम घरों अफराद के ऊपर इल्जाम लगते रहे और वो मजा लेते रहे और वो चस्के लेते रहे। तो एग्जैक्टली पीडीएम चौहान साहब, ये इल्जाम पीडीएम ने तो नहीं लगाया, ये 12 नुकाती चार्जशीट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेश किया, जिसके बाद अभी राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे थे कि साबित हो गया कि पीटीआई फॉरेन एडेड पार्टी है।
सर फॉरेन एडेड पार्टी होती है। जो बेनजीर भुट्टो साहिबा का इंटरव्यू, मैंने ही वो क्लिप चलवाया, बड़ी वायरल हुई है नायाब वीडियो, जिसमें वो इंटरव्यू में कहती है कि जनाब उसामा बिन लादेन से 10 करोड़ रुपया, $10 मिलियन जनाब नवाज शरीफ साहब को दिया गया। और हम उस वक्त 89 के अंदर पॉलिटिकल लीडर थे, स्टूडेंट लीडर थे, हमने वो सारा प्रोसेस देखा जो तहरीक अदम एतमाद के लिए $10 मिलियन जनाब नवाज शरीफ साहब ने लिया, उसको कहते हैं फॉरेन फंडिंग। ये देखिए इल्जामात तो लगते हैं, इल्जामात पीपल्स पार्टी PMLN पर लगाती रही, माजी में PMLN ने पीपल्स पार्टी पर लगाए, लेकिन ये इल्जामात तो इलेक्शन कमीशन इंडोर्स कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। हाल आप एक तसल्ली से मेरी जवाब सुन लिया करो, बीच में ना टुकड़ा करो। फॉरेन फंडिंग होती है जो लीबिया के मोहम्मद कजाफी के चरणों पे बैठ के JUP के शाह अहमद नूरानी साहब और JUP की क़यादत और JUI फजल रहमान और उसके वालिद जो है वो सालाना जाके मोहम्मद कजाफी से डॉलर्स लिया करते थे। फॉरेन फंडिंग होती है जो इराक के सद्दाम हुसैन से यही पॉलिटिकल पार्टियां रेगुलर जाके जो है वो 60s 70s और 80s की दहाई में एलिगेशन सर। फॉरेन फंडिंग होती है जो गैर मुल्की बहुत से मुल्क है जहां से जनाब नवाज शरीफ साहब और ये बाकी पॉलिटिकल पार्टियां लेती रही, और जो 12 नकाती इन्होंने एलिगेशन लगाए उसमें से तकरीबन 90% तो जनाब वो बिल्कुल उसके हवाले से लोगों के व्यूज और बयानात आ गए कि जिन कंपनियों के और जिन अफराद के, उन्होंने कहा भाई हम पाकिस्तानी है, बीइंग अ पाकिस्तानी डबल नेशनलिटी होल्डर है, पाकिस्तानी निजाद है, हमने अगर पैसे भेज दिए $100 $200 या $500, हमने कोई जनाब जुर्म नहीं किया, तो कोई इशू नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जाए, ये सारे का सारा केस हो जाए। 350 कंपनीज है, 34 अकाउंट्स है जहां से आपको रकम आई है, और फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी ये काफी है। अगर वो स्टोरी मनगढ़ंत है, झूठी है, तो आप उसको बरतानवी अदालत में सू कर सकते हैं, जिसमें वूटन क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड में जो कुछ हुआ, अबराज ग्रुप के CEO ने कहां से रकम ली और कैसे आपको ट्रांसफर की, इसी को निगेट कर दे अगर तो बात खत्म हो जाती है सर। अब रेहान इसको टोकना ना, 3 मिनट जरा मेरा तसल्ली से जवाब सुनना है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 उसके तहत किसी कंपनी के जरिए से जनाब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड दिया जा सकता था, सिर्फ कोई मुल्क जो है उससे जो है वो रियासत से नहीं लिया जा सकता था। ये जो कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगी, ये आपका इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर लगी। तो 2012 के अंदर जनाब आपके आरिफ नकवी ने एक क्रिकेट फेस्टिवल करवाया था। उस क्रिकेट फेस्टिवल के अंदर जो पैसा इकट्ठा हुआ, उसने जो तमाम डोनर्स आए, उन सारों का पैसा अपनी कंपनी के अकाउंट पे जमा करके उस कंपनी के जरिए से जनाब PTI को भिजवा दिया। और उस वक्त 2012 के पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कंपनी के जरिए से जनाब कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर फंडिंग लेती है तो वो गैर कानूनी नहीं थी। ये 2017 के अंदर गैर उस वक्त हुई थी। देखिए अब जमीनी सवाल ले लेना मेरा सर, जितना कुछ ट्रांजैक्शन हुई 100% बैंकिंग जनाब सोर्सेज से हुई, 100% लीगलाइज हुई। यहाँ बैंकिंग चैनल का सवाल नहीं है सर। आरिफ नकवी साहब ने ये डिक्लेरेशन दी थी कि वो रकम जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में डाली, वो रकम पाकिस्तानियों से ली गई थी, लेकिन उसके बाद ये साबित हो गया कि वो रकम पाकिस्तानियों से नहीं बल्कि $2 मिलियन ऐसा था जो एक वजीर दे रहे थे UAE का। तो वो डिक्लेरेशन भी झूठी साबित हो गई सर। ये अर्ज है कि उस वक्त जितनी फंडिंग हुई थी बरतानिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक और वहां के मुल्क के कवानीन के मुताबिक यहाँ पर ट्रांसफर हुई, और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के अकाउंट के अंदर गई। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, 72 करोड़ रुपया है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है नून लीग के जनाब पार्टी। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है चौहान साहब, के अंदर जनाब ये फॉरेन एड का केस है सर, फॉरेन फंडिंग का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात नहीं कर रहे। ये बैंकिंग चैनल से आई बात दुरुस्त है, लेकिन रकम ली क्या, इसका सोर्स क्या था, क्या वो फॉरेन एडेड था, ये सवाल उठा रहा है इलेक्शन कमीशन से। आपकी इत्तला क्लियरेंस है, जो फॉरेन फंडिंग होती है वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो एआन अली केस होता है, वो तौफीक भट्ट केस होता है, वो इस किस्म के केसेस होते हैं जिसके जरिए से। अच्छा, फिर मजेदार बात यह है, इनके खिलाफ जो स्क्रूटनी कमेटी की सारी जो जनाब जो कंक्लूजन है, उसके मुताबिक करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग इनके अकाउंट्स के जरिए से की गई। पार्टी अकाउंट्स को भी इन्होंने नहीं छोड़ा अपने मरगूब, मतलूब और महबूब मशगले के लिए, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग इनका महबूब और मगलूब और मतलूब इनका जनाब मशगला है, तो उनको भी जनाब ले आए। और फिर सुप्रीम कोर्ट का 2017 ये आपने पार्टीज का इकट्ठे फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करना है, वो आप नहीं कर रहे। तो जनाब ये सारी बैड
चलिए वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और जेयूआईपी के केसेस भी इलेक्शन कमीशन के पास है, उस पर भी फैसला आ जाएगा और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि उस पर भी फैसला सुनाइए। लेकिन अभी तो वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने जा रही है। आने वाले दिनों में उनका इरादा यह है कि आपके जो बड़े बड़े अकाबरीन हैं उनका नाम ईसीएल में डालेंगे, शिकंजा सख्त होगा, गिरफ्तारियां होंगी, नजरबंदियां हो सकती हैं, तो उसके लिए तैयार है आप? जो मर्जी कर लें, इमरान खान सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ नहीं है। इमरान खान वो आसिफ अली जरदारी नहीं है कि जब फंसता है तो जनाब हाथ में व्हील चेयर और हाथ में लाठी लेके बाहर की तरफ भागता है। इमरान खान शेर दिल शाही सिर्फ कायद है कि जो पिछले 4.5 महीनों में भी उसकी प्लेटलेट्स कम नहीं हुई, वो बीमार नहीं हुआ, वो व्हील चेयर पे नहीं आया, वो जनाब स्ट्रेचर पे नहीं आया, उसने हाथ में जनाब लाठी नहीं पकड़ी, वो मैदान में आया और मर्दे मोमिन की तरह मैदान में आया और इस सारे चोरों लुटेरों नौसरबाजों का उसने मुकाबला किया। ये शौक भी पूरा कर ले। ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, ये 60-70 जमात इस्लामी के ऊपर पाबंदी लगा दो तो लोग सह लेंगे। ये 21वीं सदी है, 2022 है, सोशल मीडिया का दौर है। ये इन पे जुर्रत और हिम्मत है तो आ जाओ, तीर भी हाजिर, कमान भी हाजिर, तोप भी हाजिर, टैंक भी हाजिर। ये ख्वाहिश भी पूरी कर लें। बाय यूज ऑफ फोर्स करेंगे आप? कल इलेक्शन कमीशन के बाद आपने एहतजाज की कॉल दे रखी है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बार फिर मुतनब्बे कर दिया कि रेड जोन में दाखिले की इजाजत किसी को नहीं है, हम वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की इजाजत नहीं देंगे। यार राना सनाउल्लाह की क्या बात करते हो यार। ये पढ़ के बांटता था फैसलाबाद का जलसा था कि फैसलाबाद से 200 बंदा नहीं निकलेगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री का अभी तक कोई जलसा सबसे बड़ा हुआ है और पीटीआई की तारीख का भी जो सबसे बड़ा जलसा हुआ है, इमरान खान साहब की तारीख का जो सबसे बड़ा जलसा हुआ है, वो फैसलाबाद के अंदर हुआ था। ये राना सनाउल्लाह कहता था जनाब कि जनाब 25 मई को 2000 बंदा नहीं निकलेगा। हर किस्म की जनाब गुंडागर्दी बदमाशी के बावजूद बंदे शहीद कर दिए, हजारों जख्मी कर दिए, हजारों गिरफ्तार कर दिए, फिर भी 50 से 60 हजार बंदा पूरे पिंडी इस्लामाबाद से जनाब सिर्फ जनाब आपका इधर इस्लामाबाद और पिंडी में निकला हुआ था। इसकी क्या बातें करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। माशी मैदान से अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक ही दिन में डॉलर की कदर में खासी कमी वाक़ हुई है, इसके पीछे क्या वजह है, बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सियासी कशमकश के दौरान मुल्की मईशत पेस्कर रह गई थी, लेकिन कुछ माह पहले लिए गए मुश्किल फैसलों, हुकूमत और माशी इदारों की जानिब से लिए गए इकदामात का असर अब मार्केट पर पड़ना शुरू हो गया है। तेज रफ्तारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते दौड़ते डॉलर की बुलंद परवाज थमकर अब नीचे आना शुरू हुई है और इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर को रिवर्स गियर लगा है, जिसके बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुल्क की तारीख में पहली बार आज सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम तक डॉलर की कदर में मजमूई तौर पर 9 रुपये 58 पैसे कमी आई है, जिससे डॉलर 228 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ है। ये इंटरबैंक के अंदर डॉलर इस वक्त खासा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कदर में खासी कमी वाक़ई हुई है। इसकी बुनियादी वजह क्या है, इस वक्त बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक्तसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त माशी मैदान से सबसे बड़ी खबर यह है कि इंटरबैंक के अंदर डॉलर की कदर में खासी कमी वाक़ई हुई है। क्या वजह है कि एक ही रोज़ में डॉलर की कमर इस कदर टूटी है कि आज दौरान ट्रेडिंग हमने देखा कि तकरीबन 11 रुपये 58 पैसे, तकरीबन 12 रुपये नीचे आ गया और फिर जब क्लोज हुआ इंटरबैंक में डॉलर तो 9 रुपये 58 पैसे पर हुआ है। इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है, देख रहे हैं आप? देखिए, ये पिछले 2 दिन से हो रहा है और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो यूनानिमस अपना ऑर्डर दिया था, उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो गई और रुपया जो है वो भी डॉलर के सामने वो मजबूत होना शुरू हो गया। मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है, जो सरमायाकार बरादरी है, वो ये सोच रही है कि शायद पीटीआई की जो इंतशार फैलाने की कैपेसिटी थी, पोटेंशियल था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है और अगर सियासी अफरा तफरी और सियासी इंतशार जो है उसके चांसेस कम होने लगेंगे तो जाहिर बात है जो बिजनेस सेंटिमेंट है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। देखिए, पिछले 100 दिनों में तकरीबन 50 रुपया जो है वो डॉलर के सामने गिरा है। उसके पीछे कोई माशी पॉलिसी तो नज़र नहीं आ रही थी, उसके पीछे मैं समझता हूँ कि वो सियासी अफरा तफरी, वो सियासी गैर यकीनी और वो सियासी
इंतशार फैलने का जो रिस्क था, उसकी बुनियाद पे ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी। और अब महसूस ऐसा हो रहा है कि शायद उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उस इंतशार फैलाने की जो कैपेसिटी है उसको तोड़ दिया गया है। डॉक्टर साहब कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन आपके ख्याल में ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है इसने फैक्टर इन किया है या उसमें कुछ इकोनॉमिक मेजर्स भी हैं? जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अभी स्टेटमेंट आया है कि फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस की बड़ी सख्त मॉनिटरिंग शुरू की, और फिर हमने देखा कि जो खासतौर पे ट्रेड डेफिसिट है वो भी कुछ स्क्वीज हुआ, इंपोर्ट बिल में भी $3 बिलियन की कमी आई है, फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसकी खपत में भी कुछ कमी वाकई हुई है। ये सारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं ये भी इस पे फैक्टरिंग किए हैं, या आप समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से डॉलर कुछ कम ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है? आप दुरुस्त कह रहे हैं, इनका रोल जरूर है, लेकिन ये फिगर्स देखिए जिसको हम कहते हैं लैगिंग, यानी कि ये जो कुछ जो आपने कहा ये तो माजी में हो चुका, यानी कि ये जुलाई के महीने में हो रहा था और उस वक्त ऑलरेडी आपने कहा कि हमारी इंपोर्ट जो कम हो गई हैं। नेचुरली बात है कि जुलाई के महीने के अंदर ही जो डॉलर की डिमांड है वो कम हो गई होगी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जुलाई का पूरा महीना जो गुजरा है उसमें एक आप सोचिए वॉलेटाइल, एक बहुत इंतशार की सी कैफियत थी करेंसी मार्केट के अंदर, जबकि इंपोर्ट की पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हो रही थी उस दौरान। तो फिगर्स तो हमें अब मिली हैं, लेकिन ये फिगर्स पर्टेन करती हैं पिछले 30 दिनों की, और उन 30 दिनों के दौरान जब ये इंपोर्ट बिल जो नीचे जा रहा था, जब ये हमारा तजारती खसारा नीचे जा रहा था, उस दौरान हम देख रहे थे कि रुपया मुसलसल जो है वो गिरता चला जा रहा था। तो मेरा ख्याल ये है कि सियासी पहलू इसके पीछे ज्यादा हैं और माशी फोर्सेस जो हैं उनका रोल कुछ कम है। बट सर डॉक्टर साहब देखिए, डॉलर की कदर को कमजोर करने के लिए हमें मार्केट में डॉलर्स चाहिए, ये एक बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है। क्या मार्केट में आप नहीं समझते कि डॉलर्स कहीं ना कहीं से उसकी जो अबंडेंस है या मौजूदगी, अबंडेंस तो नहीं कहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा डॉलर्स इस वक्त हैं, या तो डॉलर इतना ज्यादा महंगा हो गया कि डॉलर उठाने वाला खरीदने वाला कोई नहीं था, कुछ इंपोर्ट्स ने फैक्टर इन किया, कुछ और चीजें थी, तो सिस्टम के अंदर डॉलर्स पहले से ज्यादा हैं। देखिए, जब हम डॉलर की बात करते हैं, जब हम मार्केट की बात करते हैं, तो दो किस्म की मार्केट्स हैं, एक जिसका हम ओपन मार्केट का जिक्र करते हैं और इंटरबैंक की मार्केट। ओपन मार्केट जो है वो मेरा ख्याल है कि 20-25 मिलियन डॉलर से रोजाना से ज्यादा की मार्केट नहीं है, बहुत छोटी मार्केट है। असल बात हमें करनी चाहिए इंटरबैंक की, क्योंकि वो लगभग 200-250 बिलियन 200 से 250 मिलियन डॉलर की रोजाना की मार्केट बन जाती है, जो हमारी इंपोर्ट्स होनी होती है। जो आपने कहा कि हमारी इंपोर्ट्स कम हो रही थी, जाहिर बात है उसमें डॉलर के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो रहा था। ये सब कुछ हो रहा था जुलाई के महीने में, लेकिन जैसे मैंने कहा उसी जुलाई के महीने में जब डॉलर की जो तलब है वो कम हो रही थी, लेकिन जो डॉलर का रेट है वो बढ़ता चला जा रहा था। उस बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि शायद सियासी पहलू इसके ज़्यादा हैं, सियासी असरात जो हमारी करेंसी मार्केट के ऊपर आ रहे थे वो ज़्यादा ताकतवर थे, और जो माशी पहलू हैं, जो माशी फैक्टर्स हैं इसके पीछे रोल प्ले कर रहे थे, उनका रोल तो ज़रूर था लेकिन वो कदर कम था। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है या इंस्टेबिलिटी है वो तो काफ़ी हद तक अभी जूं की तूं दिखाई दे रही है इन कमिंग डेज एज वेल, लेकिन जो IMF के साथ एग्रीमेंट है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद बोर्ड की मीटिंग जो 3rd वीक ऑफ अगस्त में इसी रवा महीने जो है उसका इम्कान है, अब IMF की तरफ से 1.2 बिलियन की ट्रांच भी आ जाती है, तो आपको लगता है कि डॉलर 200 से कम पर आ जाएगा? देखिए, किसी भी करेंसी के बारे में ये कह देना कि वो किस लेवल से कम हो जाएगी या कितना बढ़ जाएगी, वो शॉर्ट टर्म के ऊपर तकरीबन नामुमकिन होता है। मेरा तजज़िया ये है कि जब ये सियासियात को हम निकाल देंगे और दोबारा से वापस माशी फैक्टर्स के ऊपर आ जाएंगे, तो रुपए के ऊपर प्रेशर जो है वो कायम और दायम है। वो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो अभी तक ख़त्म होने के करीब नहीं है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप समझिए कि जिस रफ्तार से डॉलर का घोड़ा जो है वो भाग रहा था रुपए के सामने, उस रफ्तार में कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन दौड़ उसकी जारी रहेगी, यानी कि प्रेशर जो है रुपए के ऊपर वो जारी रहेगा। वो प्रेशर की जो क्वांटिटी है, वो प्रेशर का जो मोमेंटम है, वो जो क्वांटम है वो शायद कम हो जाए।
ठीक है, लास्टली सर आपका वन लाइन है कि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड ही होगा आने वाले दिनों में, या आपको लगता है कि फिर ये राइज एंड फॉल करेगा, या ट्रेंड इसका कम से कम डिक्रीजिंग होगा? देखिए 3 महीने से आगे का अरसा अगर हम सोच रहे हैं तो ये प्रेशर रुपए के ऊपर कायम रहेगा। अभी IMF की तरफ से एक अच्छी खबर आई है कि हमने सारी शराइत जो है मुकम्मल कर दी हैं, लेकिन एक बुरी खबर भी है। अभी तक उनका जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो हमें कोई ख़ास स्पेसिफिक डेट अगस्त की नहीं बता पा रही हैं, और उनका ये भी कहना है कि ये $1 बिलियन जो है ये उसके बाद डिस्पर्सल होगी जब पाकिस्तान तकरीबन $4 बिलियन का जो मजीद गैप है उसकी किसी किस्म की गारंटी जो है वो दोस्त ममालिक से लेकर नहीं आ। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे। डॉलर के पर कटे हैं, रफ्तार कुछ थमी है, आने वाले दिनों में भी डॉलर की बुलंद परवाजी रहेगी या यूं ही रफ्तार नीचे रहेगी, इसके पर कटेंगे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन नैब के पर काटने के लिए हुकूमत ने भरपूर तैयारी कर रखी है और कौमी असम्बली में दूसरा नैब तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इसके प्रोमिनेंट फीचर्स अगर आपके सामने रखें तो नैब 50 करोड़ रुपए से कम के जो करप्शन केसेस हैं वो टेकअप नहीं कर सकेगा। इसके बाद एहतसाब अदालत के नए जजेस की तकर्री का इख्तियार सदर ममलिकत से वापस ले लिया गया है। इसी तरह एहतसाब अदालतों के जजेस की तकर्री का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास अब रहेगा और नैब कानून के सेक्शन 16 में भी तरमीम कर दी गई है, जिसके तहत किसी मुलजिम के खिलाफ मुकदमा एहतसाब अदालत में चलेगा जहां जुर्म का इर्तकाब, सिर्फ उसी एहतसाब अदालत में वो मुकदमा चल सकेगा जहां जुर्म का इर्तकाब हुआ हो। यानी इससे पहले हमने देखा था कि मुलजिम को उठाते कहीं और से थे, उसको पेश नैब कोर्ट में कहीं और करते थे, सिंध से किस तरह रावलपिंडी होते थे और वहां से फिर लाहौर के अंदर आ जाता था। नैब कानून के सेक्शन 19E में भी तरमीम की गई है और नैब को हाई कोर्ट की मदद से निगरानी की इजाज़त देने का इख्तियार वापस ले लिया गया है। नैब तहकीकात के लिए किसी सरकारी एजेंसी से मदद नहीं ले सकेगा और मुलजिम को इल्ज़ामात से आगाह करना होगा ताकि वो अपना दिफा कर सके। अब इसमें बहुत सारी ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो बहुत ज़रूरी थी नैब लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स जब हो रही थी कि अभी नैब नोटिस सर्व करता नहीं था, मीडिया के ऊपर खबरें चलना शुरू हो जाती थी, चलवाई जाती थी, प्रेस रिलीज पहले आ जाती थी और एक मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता था और फिर ओनस जो थी वो मुलजिम के ऊपर होती थी कि उसने प्रूव करना है, भले वो एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस है। अब ये एक तरफ तो कसरत राय से कौमी असम्बली से बिल मंजूर कर लिया गया है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। होने क्या जा रहा है बात करेंगे इस वक्त माहिर कानून बैरिस्टर साद साथ मौजूद है। बैरिस्टर साद गादी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि नैब का जो दूसरा तरमीमी बिल है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, लेकिन दरियासना PTI चेयरमैन इमरान खान साहब नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि ये कसरत राय से मंजूर होने के बावजूद, पार्लियामान की तौसीक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट इसको ओवरथ्रो कर दे? जी, थैंक यू रेहान फॉर इनवाइटिंग योर शो। सबसे पहले जो ये नए वर्डमेंट्स की तरामीम आई हैं, इफ आई वुड से ऑनेस्टली ऑर्डर तो इट्स मोर लाइक दे हैव अबॉलिश्ड नैब बिकॉज़ उसको टूथलेस कर दिया गया है और उसमें जितनी है प्रोविजंस थी वो खत्म कर दी गई या उनको इस तरह से अमेंड कर दिया गया है। अब ये अगर तो कोई और गवर्नमेंट करती या किसी और सिनेरियो में होता तो यकीनन शायद उतना चैलेंज करना मुश्किल होता और यकीनन कोर्ट में भी जारी होती, जबकि इस सूरत हाल में जहाँ हम देखते हैं कि जो आदमी कैबिनेट जो है जिनका हम सुनते आए हैं उनके केसेस भी पेंडिंग हैं बेल पर और एंड देयर सर्टेन एलिगेशंस, और सुप्रीम कोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन थी एक केस में याद हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बेहतर होता कि ये कैबिनेट इन बिल्स के लिए ये ना बैठते वो लोग, एटलीस्ट इनके केसेस पेंडिंग हैं। अब ये चीज़ तो एक ऑब्वियसली पॉलिटिकल भी बात पर एलिगेशन लगाते हैं कि जी ये इनकी गुमाया पड़ी है और ये इन्होंने ये अमेंडमेंट्स किए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं एक देखूँ तो आफ्टर दीज अमेंडमेंट्स जो नैब ऑर्डिनेंस है ये मुझे बस नजर नहीं, लेकिन बैरिस्टर साहब आपको नहीं लगता कि बहुत सारी ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स थी नैब के लॉ में अमेंडमेंट के लिए कि जैसे 6 महीने तक आप एक बंदे को रखते थे, उसका ट्रायल करते थे, फिर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता था विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस, तो कम से कम ये खत्म होगा और फिर उसके बाद जो ओनस आ जाती थी वो उसके ऊपर ही आती थी जिसके ऊपर एलिगेशन लगता था। अब ये ओनस नैब के ऊपर होगी कि आपने प्रूव करना है। अब एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का एक ऐसा केस है कि आप किसी के ऊपर भी ये केस डाल दें और उसके बाद कहें कि आपने प्रूव करना है, तो दैट इज क्वाइट अनजस्टिफाइड, और यही हमने देखा बहुत सारे केसेस में कि कोई एविडेंस उसका जो कोई कंक्लूसिव नहीं हो सके वो केसेस।
जी, इस हद तक आप बेहतर कह रहे हैं कि यकीनन, और हर लॉ में ये तो हम हमेशा से ही कहते हैं और पढ़ते भी आए हैं, देखते हैं कि हर लॉ में इम्प्रूवमेंट और अमेंडमेंट्स की ज़रूरत होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऑब्वियसली दीज आर मैन मेड लॉज, तो ये कोई परफेक्शन तो नहीं कभी भी कोई क्लेम कर सकता किसी भी लॉ में, तो देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और यकीनन इसमें कुछ चीज़ें बेहतर थी, स्पेशली जो जिस तरह आपने मेंशन किया, यकीनन वो एक बेहतर प्रोविजन थी और उसकी रिक्वायरमेंट भी थी कि ये जो मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है या पब्लिकली बिफोर एनी ऑब्वियसली कंक्लूजन या कोर्ट की कोई सी भी वर्डिक्ट के से पहले ही बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ही जैसे ही किसी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू होती है तो उसके खिलाफ एक पूरा महाज शुरू हो जाता है, और जिससे यकीनन ये किसी भी लॉ में इस चीज़ को इनकरेज या डिफेंड नहीं किया जा सकता। सो ये इस तरह की इसमें बेहतर चीज़ें भी थी, वही हैं अमेंडमेंट्स जिसमें ऐसे ही कहें कि हम एक साल में जो टाइम दिया गया विद इन अ ईयर डिसाइडेड इंक्लूड रेफरेंस, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ऑल्दो पाकिस्तान में बाकी लॉज में यही डिबेट चलती है कि हमारे यहाँ जस्टिस डिलेड जस्टिस। अच्छा बैरिस्टर साहब, लास्टली ये फरमाइएगा कि जब ये लोअर और अपर हाउस दोनों से मंजूर हो गया, पार्लियामान की तौसीक हो गई, तो क्या इसको ओवरथ्रो कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये अख्तियारात से तजावुज़ के मुतरादिफ नहीं होगा कि आप जो पार्लियामान है उसकी सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहे हैं या इंटरफेयर कर रहे हैं उसमें? जी देखिए, चैलेंज तो कोई भी कर सकता है, यकीनन वो लोग सुप्रीम कोर्ट के उससे रजू करेंगे, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के लिए ये मुश्किल होगा और कि इन तमाम अमेंडमेंट्स को या इस बिल को कम्प्लीटली सेटिस्फाइड किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी शिकें जो लाई गई हैं वो बेहतरी के लिए हैं और उनमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती कि उसमें कोई, लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स वो सोचते हुए कि इस वक्त हाउस में या गवर्नमेंट में या जिस एक्चुअली ये बिल पे उनका अपनी इन्वॉल्वमेंट कितनी थी या उनका कोई इंटरेस्ट था। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साद गाजी हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे शहदाए अर्ज़ वतन को सलाम अकीदत पेश करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले फौजी अफसरान की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहदा की नमाज जनाजा के दौरान हर जान सोगवार, हर आंख अश्कबार नजर आई। नमाज जनाजा से कबल और बाद में इंतहाई जज्बाती मनाजिर देखे गए और आर्मी चीफ ने कोयटा गैरिजन में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज जनाजा अदा की। और इस मौके पर गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली, वजीर आला मीर अब्दुल कुदूस बसिंजो, सूबाई वज़रा और दीगर अहम सियासी और अस्करी शख्सियात मौजूद थी। लेकिन मैं आपके सामने वो जज्बा रखना चाहता हूँ कि जिस जज्बे के तहत एक फ़ौजी जवान को उसका बाप फ़ौज में भेजता है, अर्ज़ वतन पर कुर्बान करने के जज्बे से भेजता है और हर दिल शहादत के जज्बे से सरशार होता है, क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त खुद कहते हैं कि शहीद मरते नहीं, वो ज़िंदा है, हमारे यहाँ से रिज़्क़ पाते हैं, लेकिन तुम इसका शऊर नहीं रखते। ये मनाजिर जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये मेजर सईद शहीद के वालिद हैं। जब जज़्दे खाकी उनके पास पहुंचा लहद में उतारने के लिए, तो उससे पहले उनके सामने मेजर सईद शहीद की कैप रखी गई। कैसे वो उसे अपनी आंखों से लगा रहे हैं, चूम रहे हैं, बोसा दे रहे हैं, और फिर फौजी सिपाही उनको सल्यूट पेश करता है, बाप के उस जज्बे को सल्यूट पेश करता है। देखिए वो सलाम पेश कर रहा है, तो आज हम भी उस बाप को, उसके जिगरे को, उसके दिल को सल्यूट पेश करते हैं, उसको सलाम पेश करता है कि मेरे जीते जी तेरे शहरों पर आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे सर से आंचल ढलके क्यों, कवल मुरझाए क्यों, सर रख देंगे हर पत्थर पर, जा रख देंगे हर डाली पर, हम आँच ना आने देंगे कभी इस देश की खुशकबाली को। शहदाए अर्ज़ वतन को हमारा सलाम अकीदत। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।